आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी लेसन मधुबन, जिसके लेखक है अनुराग वर्मा जी। तो इस लेसन में क्या है, अनुराग वर्मा जी किसी का इंटरव्यू लेते हैं, तो उसके बारे में ये लेसन है। तो इस चीज से सबसे पहली बात तो आपको यही देखना है कि जो लेखक हैं, जिनकी बुक में लेसन हम पढ़ रहे हैं, वो किसी का इंटरव्यू लेने जाते हैं, यानी वो अपने से किसी बड़े का इंटरव्यू लेने जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में उन्होंने अपना अनुभव बताया है। तो यहाँ से तो एक चीज तो यही पता चल जाती है कि कोई कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, जिसे जब आगे बढ़ना होता है ना, तो वो अपने से बड़े वालों को बड़ा ही समझता है। वो ये नहीं समझता है कि मेरा जितना भी नाम हो गया काफी है ना, ऐसा नहीं है। जिसे जितना आगे बड़ा बनना है, वो उतने बड़े पोस्टों पे जो लोग होते हैं उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, उनसे चीजें सीखते हैं। तो जो अनुराग वर्मा जी जिनसे भी मिले हैं वो मैं रीड करूंगी, आपको बता दूंगी, समझा दूंगी, है ना। उसी के ऊपर ये लेसन है, उन्होंने क्या सीखा और हम इस लेसन से क्या सीखेंगे, वो हमें इस लेसन से सीखना है। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। ये कौन बोल रहे हैं, अनुराग वर्मा जी बोल रहे हैं। ठीक है, मधुबन क्या है, एक घर का स्थित निवास का घर का नाम है मधुबन। किनके, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, ये भी वर्मा जी हैं, और जिनसे मिलने गए थे उनका सरनेम भी वर्मा जी है, लेकिन वो रामकुमार वर्मा जी हैं। और जो मिलने गए थे और जो इस लेसन के लेखक है वो है अनुराग वर्मा जी। अनुराग वर्मा जी रामकुमार वर्मा जी को मिलने के लिए उनके स्थित निवास मधुबन में गए थे, जो लेसन का टाइटल है। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। अब देखो, कभी कभी कैसा होता है ना, जब बड़े बड़े लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ना, तो अनुराग वर्मा जी भी कोई छोटे नहीं थे और रामकुमार वर्मा जी भी कोई छोटे नहीं थे। तो ये लोग मिलते थे आपस में, है ना। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, आप बर्थडे पार्टीज वगैरह में जाते हो तो कभी कभी आपका ये फ्रेंड उधर भी मिलता है, उधर भी मिलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उतना बोलते ना नजदीकी से उनसे बात नहीं कर पाते। तो कभी कभी जब मिलते हैं तो हम बात करते हैं ना, ये तेरे को मैंने उस बर्थडे में देखा था, या तू उधर ऐसा था ना, ऐसा हम बात करते हैं। ऐसे वो भी काफी फंक्शंस में उनसे मिले थे, लेकिन बोलते ना पर्सनल उनसे उनकी कभी बातचीत उतनी नहीं हुई थी। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का आदि। अब देखो, मैंने आपको बोला जो जिस फील्ड का नॉर्मली होता है ना, तो उसको ऐसा होता है कि ये इतने आगे गए, है ना। हम में तो हर किसी को अपने अंदर कमी पता होती है, लेकिन वो सोचते हैं कि हमसे बड़ा जो बोलते हैं ना आइडल, जिसको हम मान के चलते हैं, तो उनके अंदर क्या नेचर होगी। तो बोलते हैं ना कि ऑन स्क्रीन तो सब लोग अलग दिखते हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन उनकी नेचर क्या है, उनसे किसी को बोलते हैं ना उत्सुकता होती है मिलने की। जरा हम देखेंगे इनकी दिनचर्या क्या है। जैसे आप मान के चलो व्लॉगिंग वगैरह देखते हो, है ना, तो ब्लॉगिंग में क्या करते हैं, दिनचर्या वगैरह दिखाते हैं, लेकिन जो मूवीज देखते हैं वो कैसे दिखाते हैं, वेल स्क्रिप्टेड दिखाते हैं। तो ऐसे इनको था कि इनको पर्सनल उनको मिलके देखना चाहते थे कि वो किस नेचर के हैं, उनका व्यवहार कैसा है। इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। जो भी उनके मन में बोलते ना उथल पुथल चल रही थी, उसके लिए वो कहाँ गए, उनके निवास स्थान मधुबन में। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। अब देखो, ये उनके मन में जो उथल पुथल चल रही थी, कैसे होंगे, क्या नहीं होंगे, है ना, उनका वहां तक वो सपना तो पूरा हो गया कि उनसे मिलने जा रहे हैं, उतना पता चल गया। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, उनके दरवाजे की तरफ पहुंचे और घंटी बजने की बात आई, तो एक मन में बोलते हैं ना, इवन आप अपने गेस्ट के यहाँ भी कहीं जाते हो मिलने के लिए रिलेटिव, तो भी ऐसा होता है ना कि हम पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन जब बोलते हैं ना घंटी बजा के कहीं जाने की बारी हो, तो ऐसा अंदर दुख दुख तो होती है, पता नहीं कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, जिनसे हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हो। तो उतने में उनको नौकर बोलता है कि अच्छा आप ही अनुराग जी हैं, यानी उनके जो रामकुमार वर्मा जी थे उन्होंने बोल के रखा था कि कौन आने वाले हैं, अनुराग वर्मा जी आने वाले, वरना उनके नौकर को कैसे पता चलता, नौकर से थोड़ी ना इनकी बात हुई थी। ठीक है, तो इतने में वो बोलते हैं, अनुराग जी कैसे आना हुआ? कौन बोलते हैं? रामकुमार वर्मा जी। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित हैं और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। तो उन्होंने क्या बोला कि आपसे के साथ में जो भी बोलते हैं ना प्रसंग, कोई जो भी घटनाएं घटी हैं, है ना, जीवन से संबंधित, उनके बारे में है ना मैं पूछने हैं। वो कुछ महत्वपूर्ण चीजें, देखो हर किसी के साथ होता है ना, जिनका नाम हो गया तो उनकी चीजें छप जाती हैं, इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बोलते हैं ना उनका स्ट्रगल बोलते हैं ना काफी लंबा होता है, तो ताकि लोगों को उससे प्रेरणा मिले कि जो इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो अपनी हिम्मत ना हारे, इसलिए लोगों की बुकों में लोगों से पूछा जाता है, छापा जाता है। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछो। उन्होंने बोला ठीक है पूछिए जो आपको पूछना है।
प्रश्न, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। देखो, ये चीज तो होती है, जो जिस भी फील्ड में हो तो नॉर्मली उनको पूछा तो जाता ही है कि आप ये बताएं कि आप इस फील्ड में कैसे हैं। सेम चीज उन्होंने वही बोला कि आप हमें बताना चाहेंगे कि ऐसे आपके जीवन में क्या घटना घटी कि आपने ऐसा सोचा कि मैं, बोलते ना कि कवि बनूंगा, मैं ऐसी रचनाएं लिखूंगा। उत्तर में उन्होंने बोला, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। सिर्फ वो कितने साल के थे? 15.5 साल के। ठीक है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। ठीक है, ये नाम आपको जरा याद रखना है, शौकत अली साहब, सॉरी मौलाना शौकत अली साहब। कौन आते हैं? मौलाना शौकत अली साहब आते हैं, और ये ऑलरेडी गांधी जी के उसमें तो जुड़े ही रहते हैं। वो बोलते हैं कि गांधी जी ने ऐसा बोला है कि आप जो लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, तालीम मतलब सीख जो रहे हैं, आप शिक्षा जो ले रहे हैं, तो ये एक तरीके से गुलाम बनाने का नुस्खा है। जैसे कभी नुस्खा आप बोल सकते हैं, जैसे कभी हम सर्दी हो गई, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे तो मम्मी बोलती है ना कि विक्स वगैरह लगा लो या वो लौंग की चाय वगैरह पी लो, इस तरीके से, तो उसको नुस्खा बोलते हैं। ऐसे उन्होंने बोला कि जो आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो गांधी जी का ये कहना है ये गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माइका लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा? मैंने अपनी माँ की आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल ना जाने की घोषणा कर दी। उन्होंने जब बोला था कि इन्होंने मौलाना शौकत अली साहब ने कि है कोई माइका लाल की जो स्कूल जाना छोड़ दे, लेकिन उन्होंने पहले ही बोला कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में जो था वो स्कूल में जाते थे, ऐसी किसी की ऐसी सोच भी नहीं थी, बोलना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं थी कि कोई ये बोल दे कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, अपनी मम्मी के सामने उन्होंने बोल दिया, क्योंकि वो किसके इसमें आंदोलन में जुड़े थे? गांधी जी के। और गांधी जी का कहना क्या था, जो कि मौलाना शौकत अली साहब ने कहा था कि है कोई माइका लाल, किसी में इतनी हिम्मत है कि कल से स्कूल ना जाए? मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल ना जाने की घोषणा कर दी। उन्होंने बोले मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। सभी लोग सत्ते में आ गए। सत्ते में आ गए तो बोलते हैं ऐसे घबरा गए, अरे बाप रे ये क्या बोल रहा है। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए, यानी कहने का मतलब है बेटा अभी देखो आप थोड़ा आगे, आपको थोड़ी सी ना घुमा के हिंदी आएगी, स्ट्रेट हिंदी नहीं आएगी। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए, मतलब कि बोलते ना अंगेस्ट हो जाए, विद्रोह तो अंगेस्ट हो गया, डिप्टी कलेक्टर। ये कि कौन हुए डिप्टी कलेक्टर? इन्हीं के पापा, किनके? रामकुमार वर्मा जी के। जो ये लड़का 15.5 साल का था, कौन थे? रामकुमार वर्मा जी, जिनका इंटरव्यू लेने गए थे अनुराग वर्मा जी। तो वो डायरेक्ट नहीं बोल रहे कि मेरे पापा डिप्टी कलेक्टर थे तो उस टाइम पे मैं उनको ना बोल देता, उसी बात को आपको घुमा के बोल रहे क्योंकि अब आप बड़े हो ना, इसीलिए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। उन्होंने बोला भाई देखो तुम्हारे पापा भी डिप्टी कलेक्टर है बेटा, देखो कोई जब भी अच्छी पोस्ट पे होता है ना, अगर बच्चे उनकी कोई भी ऐसी हरकत कर दे तो कहीं ना कहीं माँ बाप का जब नाम खराब होता है तो बड़ी पोस्ट पे उनकी नौकरी को भी कहीं ना कहीं खतरा तो हो सकता है। तो उन्होंने वो भी चीज़ नहीं सुनी, तो उनको ये था कि सिर्फ क्या था कि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। सिर्फ उन्होंने किसके लिए? सत्य के लिए और देश के लिए। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था, यानी कितने महीने गए? 6 महीने। राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। ठीक है, वो प्रभात फेरी वो मॉर्निंग में जाते हैं ग्रुप में ऐसे झंडा हिलाते हुए, वैसे। यह बात सन 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यह मेरी कविता का मंगलाचरण था। तभी उन्होंने उस टाइम पे एक कविता लिखी थी, मंगलाचरण बोल सकते हो कि शुभ कार्य किया। ठीक है, जो भी भाई देखो हर किसी को जो भी एक काम मिलता है ना, तो एक तरीके से बोलते हैं ना उसका शुभारंभ बोलते हैं, तो उन्होंने मंगलाचरण बोला है उसको। प्रश्न, अब मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे है? कि जब वो मध्य प्रदेश के थे, ठीक है, नरसिंहपुर उनका स्कूल बताया, तो स्कूल हमेशा नियर बाय होता है। ऐसा तो नहीं कि एक स्टेट में रहते और दूसरे स्टेट में पढ़ने जाते, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। उत्तर, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। क्या नहीं थी? जहाँ पे वो पढ़ते थे मध्य प्रदेश में, नागपुर विश्वविद्यालय जो था वहाँ पे क्या, कौन सी लैंग्वेज नहीं थी? हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की, है ना। 1925 में उन्होंने उत्तीर्ण की, किसकी परीक्षा? इंटर की, पास किया। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। कहाँ पर? प्रयाग विश्वविद्यालय में।
मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, ठीक है। और उसी विश्वविद्यालय से, किसमें, प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने किसकी प्रथम आई श्रेणी में फर्स्ट में आई, वो एमए की, मास्टर ऑफ आर्ट्स आप बोल सकते हो। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। यस, देखो, जब किसी को इंटरव्यू देता होगा, अगर आप में से कोई ऐसा होगा जिसके पापा मम्मी ने कभी इंटरव्यू दिया होगा और आपने कभी वो इंटरव्यू देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जब कोई इंटरव्यू दे रहा होता है तो पहले तो स्टार्टिंग में बहुत सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं, तो आदमी नॉर्मली ऐसे बोल देता है कि हाँ ऐसा है वैसा है। लेकिन जब कुछ उसके स्ट्रगल के बारे में पूछा जाता है या उसके अतीत के बारे में पूछा जाता है, तो जब सामने वाला उस चीज का जवाब देता है तो वो इसी तरीके से मग्न होकर जवाब देता है। ऐसे लगता है कि जैसे वो पुराने उस पल में ना घुस गया हो। तो जब वो उस पल में घुस गया है तो उसके हाव भाव भी वैसे होंगे। ऐसे ही इनके जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी थे, वो भी अपने अतीत में चले गए थे, यानी कितने, जब वो सिर्फ 15.5 वर्ष के थे तब वो उस एज में खो गए थे, ऐसा समझो, जब वो ये चीज बता रहे थे। तो सिंपल है, जब वो ये सब चीज बताएंगे उन्हें अपना बचपन भी याद आ रहा होगा, मम्मी भी याद आ रही होंगी, पापा भी याद आ रहे होंगे, गांधी जी भी याद आ रहे होंगे, और सामने वाले जब इतने बड़े अनुराग वर्मा जी हैं तो ये भी तो हाव भाव उनके पहचान रहे होंगे ना, ऐसा। तो वही चीज उन्होंने बताई है। प्रश्न, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? देखो, अब उनका कहना है कि एक लौकिक प्रेम है, एक अलौकिक प्रेम, पारलौकिक प्रेम है। क्या ऐसा है कि कवियों का ऐसा होता है ना कि कभी कभी वो किसी भी चीज पे लिखते हैं कि बोलते ना, रियलिटी कुछ और होती है और काल्पनिक कुछ और होती है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। उनकी शादी कभी हो गई? 1926 में उन्होंने शादी कर ली, है ना। गृहस्थ जीवन वो मीन्स बोलते हैं ना कि पहले कैसे अकेले हैं तो अकेले आदमी कहीं भी चला जाए, किसी के साथ उठ बैठ जाए, लेकिन जब मैरिज हो गई है तो क्या है, घर पे टाइम पे आना है, बीवी है, बच्चे हैं, पूरा गृहस्थ जीवन को देखना है। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया था। मीन्स बोल सकते हैं कि जो सात्विकता बोल सकते हैं, पवित्रता, नैतिकता मीन्स आप बोल सकते हो कि जो एथिक्स होते हैं कि भाई हमारे ये काम है, हमें इन चीजों को अपनी जिम्मेदारियों से निभाना है। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा, है ना। 1930 में उन्होंने जो लिखा कबीर का रहस्यवाद, इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। एक चीज तो होती है, जो भी कवि या लेखक हो उनके अंदर कहीं ना कहीं बोलते हैं ना एक आर्टिस्ट तो होता ही है, क्योंकि जब वो उस चीज को लिखते हैं, भले वो दिखने में अच्छे ना हो और लोग उनको पसंद ना करें, लोग एक्टर तो एक्टर ही होते हैं, ठीक है, लेकिन तो भी जो लिख रहा होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे हाव भाव तो होते हैं कि जब वो सामने वाले को समझा रहा था तो उसे लगता है कि इस किरदार को मैं ज्यादा अच्छे से निभा सकता हूँ, क्योंकि उसने उस चीज को दिल से लिखा होता है। तो उनको भी ऐसे ही शौक था, तो वो नाटकों में जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उसमें वो पार्ट लिया करते थे। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? तो वो बोलते थे कि जैसे आप पॉलिटिक्स के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि आज की जो राजनीति है उसमें आप बोल सकते हो स्थिरता नहीं है, लेकिन ये आज की राजनीति के बारे में नहीं है, ये पहले की राजनीति के बारे में है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ। वो बड़े बड़े देखो नेताओं से मिल चुके थे, वो नेहरू जी से मिले, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी देसाई जी से भाई से मिल चुके थे और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति में अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। ये देखो, राजनीति एक अलग काम है, साहित्यकार का काम एक अलग है। राजनीति जिसको आती है वो अच्छे से राजनीति करेगा, जिसे एक्टिंग आती है वो एक्टिंग करेगा, जिसे राइटिंग का वर्क आता है वो राइटिंग करेगा। वो साहित्यकार थे तो उन्होंने बोला मैं अपने साहित्य से ही प्रेम करता हूँ, मैं राजनीति से दूर हूँ। हाँ, राजनीति के जो लोग हैं बड़े बड़े, उनसे मैं मिला जरूर और आज भी उनसे मैं बातचीत करता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। देखो, अभी इंटरव्यू होता है तो ऐसा तो होता नहीं कि सामने वाला जब कहीं गया है तो उसको पूछेगा कि सर देखो मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, वो बोलता है हाँ नहीं मैं 5 का ही जवाब दूंगा। ऐसा नहीं होता है, कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है, समझदार होते हैं वही इंटरव्यू देते हैं, और जो उनका इंटरव्यू लेने जाते हैं वो भी बहुत समझदार होते हैं। वो उनको पता होता है कि कितना पूछना है और कितना नहीं पूछना है। सामने वाला सिर्फ इंटरव्यू देने नहीं बैठा है, क्योंकि वो इस पोस्ट तक आया तो वो अपने बोलते हैं दिन रात एक कर रहा है अपने को आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो वो अपने उसमें बोलते हैं कि भाई अभी मुझे जाना है, कितने बज चुके हैं, 11:30 बज चुके हैं, कहीं काम से मुझे जाना है। उनको आशीर्वाद देते हैं और फिर वो निकल जाते हैं। इधर से आपने क्या सीखा कि अनुराग वर्मा जी बहुत एक अच्छे लेखक हैं और वो अपने फील्ड के जो
कवि थे, लेखक थे, उनको भी बहुत रिस्पेक्ट देते थे। तो यहाँ से यही है कि आपके जिस फील्ड का है उसको देख के जले नहीं, उनसे कुछ ना कुछ सीखे जरूर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।